नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। 2014 के बाद इस देश की राजनीति इतनी बदल गई कि 24/7 अराउंड द ईयर हर रोज हर राजनीतिक दल चुनावी मोड में होता है। पहले चुनाव सीधे-सीधे लड़े जाते थे। एक विचारधारा दूसरी विचारधारा से टकराती थी। एक मैनिफेस्टो घोषणा पत्र दूसरे घोषणा पत्र को टकराता था। जनता वोट देती थी। लेकिन 2014 के बाद इस देश की राजनीति के मायने बदल गए हैं। अब हम क्या ये बताने के बजाय दूसरे कितने बदनाम हैं, ये बताने की चेष्टा हर राजनीतिक दल करता है और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी उसमें सबसे आगे है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हाल ही में 2 दिन में बिहार को लेके ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ और ऐसे जो वक्तव्य दिए गए, वो वाक़ई लगता है कि इस वक्तव्यों पे कितना लोगों ने भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वक्तव्य देने वाले यदि कैबिनेट मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, किसी पार्टी के सुप्रीमो हैं, तो फिर इसे लाइटली लिया भी नहीं जाता। वाकया यूँ हुआ कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव दोनों ही पिता-पुत्र फ्लाइट से दिल्ली से पटना जा रहे थे। उसी फ्लाइट में उनके साथ बिहार के सांसद, वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट के मंत्री, जो पंचायती राज मंत्रालय के कैबिनेट मिनिस्टर है, गिरिराज सिंह, ये भी साथ में थे। एयरपोर्ट पे उतरने के बाद लोगों ने देखा कि उन्होंने लालू जी से बात की और जब पत्रकारों ने पूछा, तो उन्होंने एक ऐसा शगुफा छोड़ा कि एक लहर उठी बिहार की राजनीति में। उन्होंने कहा कि लालू जी ने हमको कहा कि जब तक तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनते, तब तक बिहार की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। बिहार में लालू प्रसाद यादव की आरजेडी, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस पार्टी तीनों ने मिलकर सरकार बनाई है। ऐसे में लगातार बीजेपी जिनके हाथ से सत्ता चली गई, पहले आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड ने साथ में मिलकर सरकार बनाई, साथ में चुनाव लड़ा, कांग्रेस साथ में थी। जब सरकार बनी तो कुछ दिनों के बाद जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार इस सरकार से अलग हो गए और चंद घंटों बाद भाजपा के साथ मिलकर फिर सरकार बनाई। बाद में उनको ये पता पड़ा कि भाजपा के साथ जाना इसका मतलब अपने पार्टी को समाप्त करना। फिर उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ा और अपने पुराने साथी आरजेडी के पास आ गए और फिर सरकार वही बनी जो चुनाव के समय बनी थी। बीजेपी को ये बहुत बड़ा झटका लगा कि नीतीश कुमार जैसा एक बड़ा पार्टनर उनके हाथ से चला गया और बिहार जैसे राज्य में बीजेपी खतरे में आ गई। बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र ये 3 राज्य हैं, जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी अड़चन 2024 के चुनाव में बने हुए हैं। ऐसे में बार-बार ये खबरें उड़ाई जाती है कि नीतीश फिर बीजेपी के साथ आ रहे हैं, लालू ने बीजेपी के साथ अंडरस्टैंडिंग की है और लगातार व्यावहारिक दृष्टि से या औपचारिक दृष्टि से जब कोई अलग-अलग राजकीय दलों के नेता मिलते हैं, तो यकीनन उसमें कोई पार्टी बदलने वाली बात नहीं होती। यदि दिन दहाड़े कोई किसी को शादी में गया, वहाँ मुलाकात होती, कोई किसी को मार्केट में बात करते हुए या रेस्टोरेंट में मिला, तो वो बातें पार्टी तोड़ने की नहीं होती। अक्सर जब पार्टियाँ टूटती है, तब मुलाकातें कब होती है और कैसी होती है, ये किसी को पता भी नहीं पड़ता। इसी का फ़ायदा होते हुए उठाते हुए जब गिरिराज सिंह जी ने ये स्टेटमेंट दिया, उसके बाद जब हड़कंप मचा, क्योंकि हर राजनीतिक दल में कुछ ऐसे नेता भी होते हैं, जिनके मन में वही होता है, जो बीजेपी प्लांट करवाती है और फिर वो ज़ोरों-शोरों से कुछ नेता ट्वीट करने लगते हैं, छोटे-मोटे, कि सही कहा लालू जी ने, तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होने चाहिए। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के लोग
सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं कि नहीं, 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 नीतीश जी के सिवाय तारा नहीं है। लालू तेजस्वी हो ही नहीं सकते मुख्यमंत्री और हो गए तो फिर हमको सोचना पड़ेगा। ऊपर कोई बात भी नहीं, लेकिन एक वक्तव्य गिरिराज सिंह ने जो दिया, उससे ये सारी बातें होना शुरू हो जाती हैं। इसको भांपते हुए तेजस्वी ने तुरंत मीडिया को बुला के अपना वक्तव्य पेश किया। उन्होंने कहा कि ये सही है कि गिरिराज सिंह जी मेरे और पापा के साथ यानी लालू यादव के साथ ही फ्लाइट में थे। मैं और गिरिराज जी पास में बैठे थे, लालू जी थोड़े दूर बैठे थे। मेरी और फ्लाइट में गिरिराज जी की बात हो रही थी। फ्लाइट पटना उतरने के बाद गिरिराज सिंह ने लालू जी को उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। जब स्वास्थ्य की बात हुई तो उन्होंने कहा कि बहुत दिन हो गए, आपने मटन नहीं खिलाया। तो लालू जी ने कहा, अरे आपको तो झटके वाला चाहिए होगा, उसमें क्या है, आइए कभी खिला देंगे। यही बात समाप्त हुई। हाँ, तेजस्वी ने इस चौके पे छक्का लगाते हुए कहा कि गिरिराज जी ने मुझसे बहुत सारी बातें की, खासकर 3 राज्यों में जो मुख्यमंत्री बनाए गए, जिस तरह से बनाए गए, नए लोगों को सामने लाया गया, पुरानों को ठिकाने लगाते गए, इससे वो असहज दिखाई दे रहे थे। पार्टी हाईकमान जिस हिसाब से बिना किसी को पूछे डिसीजंस ले रही है, उससे भी गिरिराज जी कुछ आहत थे और बहुत सारी बातें हो गई जो मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि वो राजनीतिक है। ऐसा कह के उन्होंने एक सिरा खुला छोड़ा। उसके बाद आज गिरिराज जी ने फिर मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी इन दोनों का शीघ्र ही विलय होने वाला है। जनता दल यूनाइटेड आरजेडी में विलय होने वाला है। और उसके बाद किसी ने पूछा, तो फिर नीतीश जी क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि जब जनता दल यूनाइटेड आरजेडी में विलय हो जाएगा, तो नीतीश जी महंत बन जाएँगे। और फिर पत्रकारों ने पूछा कि आपकी लालू यादव जी से बात हुई क्या? उन्होंने कहा कि हाँ, फ्लाइट में थे, उन्होंने ही बताया ये सारी बातें। और फिर उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बोल दी जिसका खुला सिरा था। कुल मिला के ये इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन की बात है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि 2014 के बाद इस देश की राजनीति में कई मायने बदल गए हैं। अब दूसरे को डिस्क्रेडिट करना, दूसरे की विश्वसनीयता पे सवाल उछालना, यही भी एक तरीका है अपने विरोधियों को पस्त करने का। और गिरिराज सिंह जैसे नेताओं का बाखूबी से अच्छा उपयोग बीजेपी करती है और वो ये बड़बड़पने के लिए जाने जाते हैं। कई बार उनके वक्तव्य से पार्टी की भी किरकिरी होती है। लेकिन क्या गिरिराज सिंह को इतना विश्वस्त मानते हैं लालू जी कि उनको बताएँगे कि वो क्या करने जा रहे हैं? क्या गिरिराज जी को इतनी इन्फॉर्मेशन है कि वो जनता दल यूनाइटेड और जनता दल आरजेडी में क्या हो रहा है, इनकी इन्फॉर्मेशन रखते हैं? गिरिराज जी को तो ये भी नहीं पता होता है कि उनके मंत्रालय में सेक्रेटरी कब बदलने वाला है। गिरिराज जी को तो ये भी पता नहीं होगा कि मंत्रालय जो मुख्यमंत्री 3 बने, वो कौन होने वाले थे। जिनको अपने ही पार्टी का पूरा पता नहीं होता, वो दूसरे पार्टी के अंदर की बातें बताकर कहीं न कहीं एक राजनीति में तूफ़ान लाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने हाथों-हाथ फिर एक बार कांग्रेस को लताड़ते हुए कहा कि कर्नाटक में हिजाब पहनने पे जो बैन था वो उठा दिया। कांग्रेस मुस्लिम कानून से सरकार चलाना चाहती है। जहाँ-जहाँ गठबंधन की सरकारें हैं, वहाँ मुस्लिम कानून, शरीयत लागू होने जा रहा है। 65 साल तक कांग्रेस ने इस देश में राज किया, तब तो शरीयत लागू नहीं हुआ। क्या कर्नाटक में या बिहार में शरीयत लागू होगा? ये हमेशा मुसलमानों का डर दिखाकर हिंदुओं के प्रति अपनी सिम्पैथी बढ़ाने का प्रयास करते हैं और गिरिराज जी इसके मास्टर है ऐसे डायलॉग देने में। कुल मिला के उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफ़िकेट बैन किया गया है। ये हलाल सर्टिफ़िकेट बिहार में भी बैन होना चाहिए। ये हलाल का मांस खिलाकर हिंदुओं को भी मुस्लिम शरीयत कानून के नीचे लाने का प्रयास हो रहा है। गिरिराज जी को कौन ये बताए? हलाल का सर्टिफ़िकेट यदि किसी प्रोडक्ट पे लगता है,
तो ये तो हिंदुओं के लिए भी अच्छा है जो हलाल नहीं खाना चाहते हैं। उनको तो पता पड़ता है कि ये हलाल का है। इसमें शरीयत कानून कहाँ से लागू होगा? शरीयत कानून तो तब लागू होगा या आप कह सकते हो कि मुस्लिम अपना प्रोडक्ट हलाल ज़बरदस्ती बिना किसी को बताए हिंदुओं पे थोप रहे हैं। क्योंकि जब कोई प्रोडक्ट आता है मार्केट में, वो हिंदू या मुसलमान के लिए नहीं होता, वो प्रोडक्ट पब्लिक के लिए होता है। आज कोई सर्फ हो या साबुन हो या वॉशिंग पाउडर या टूथपेस्ट हो, ये हिंदू मुसलमान के लिए नहीं होती। कोई प्रोडक्ट वेजिटेरियन के लिए होता है, कोई प्रोडक्ट नॉन वेजिटेरियन के लिए होता है। उसके ऊपर मार्किंग होती है। हलाल झटका वही प्रोडक्ट है। जिसको हलाल खाना है खाए, जिसको नहीं खाना है नहीं खाए। कुल मिलाकर ये जो नई सिस्टम चली है इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन की, और फिर इसको गोदी मीडिया दिन भर चलाकर इसको एक प्रोजेक्ट बनाने का प्रयास करती है, एक परसेप्शन बनाने का प्रयास करती है कि जनता दल यूनाइटेड में और आरजेडी में भयावह झगड़े हैं। कांग्रेस इनसे परेशान है। इंडिया गठबंधन में नीतीश नाखुश है। जब से इंडिया गठबंधन बना, पटना की पहली मुलाकात, मीटिंग, उसके बाद बैंगलोर की मीटिंग, उसके बाद मुंबई की मीटिंग, उसके बाद दिल्ली की मीटिंग। इन चारों मीटिंगों में लगातार हंगामा मचता गया कि कहीं न कहीं पटना में केजरीवाल नाराज़ थे, तो बैंगलोर में शरद पवार जा ही नहीं रहे थे। जब बैंगलोर की मीटिंग खत्म हो गई तो तेजस्वी लालू यादव और नीतीश कुमार गुस्से में चले गए। उसके बाद बम्बई में भी वही हुआ, और जब दिल्ली में मीटिंग हुई, तो उसमें खरगे जी का नाम लेने से नीतीश कुमार नाराज़ हो गए। और हर राजनीतिक दल में कुछ लोग हैं जो उस दल के विरोधी पार्टियों के पेरोल पे काम करते हैं, और वो ऐसे मुद्दों को ट्वीट कर करके बाकायदा कार्यकर्ताओं के बीच में भ्रम फैलाने का बहुत अच्छा काम करते हैं। यदि खरगे का नाम किसी ने प्रपोज़ किया, इंडिया गठबंधन ने उसे एंडोर्स नहीं किया, खरगे ने स्वयं उसको खारिज कर दिया। ये बोलते हुए कि प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नहीं होगा, चुनाव जीतने के बाद देखेंगे कौन क्या बनेगा। जब उन्होंने स्वयं का नाम खारिज किया, तो एक एमएलसी बिहार से जेडीयू का सोशल मीडिया पे जाता है और कहता है, "ये खरगे-बिरगे कौन है? बनेंगे तो नीतीश ही।" ये अति उत्साही लोग जो है, ये कहीं न कहीं बीजेपी के लिए काम करते हैं, ऐसा दिखाई देता है। क्योंकि कार्यकर्ताओं को संभ्रमित करके, उसको हतोत्साहित करके घर पे बिठाना, ये भी एक अभी नई चुनाव की रणनीति हुई है। जो वक्तव्य गिरिराज सिंह जी ने दिया, वो उसी सिलसिले में है। दरअसल गिरिराज सिंह जी ऐसे वक्तव्य लगातार देंगे। वो हार्डकोर हिंदू ध्वजवाहक बनना चाहेंगे। वो लगातार आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड में कितने झगड़े हैं, इसको रेखांकित करते रहेंगे, क्योंकि उनकी अपनी उम्र 71 पार कर चुकी है। और क्या इस बार बेगूसराय से फिर से उनको टिकट मिलेगा? ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि ये भूमिहार है। बेगूसराय और आसपास की 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ जहाँ भूमिहार का मतदान अच्छा है, वहीं ये चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार कन्हैया के सामने लड़े थे, पूरी देश की नज़र थी। कन्हैया फायरब्रांड नेता, लेफ्ट से कांग्रेस में आया हुआ, लेकिन कन्हैया उनके सामने उस राजनीति में जहाँ हिंदू-मुसलमान होता हो, वहाँ बहुत कमज़ोर साबित हुए, और गिरिराज सिंह बाकायदा अच्छे मतों से चुनाव जीत के आए। इस बार उनको भी डर है कि उनका टिकट नहीं कटे, इसीलिए बुझते हुए दिए का जो फड़फड़ाहट है, वो फड़फड़ाहट गिरिराज सिंह जी में दिखती है। वो लगातार ऐसे वक्तव्य देते रहेंगे, मीडिया में रहने का प्रयास करते रहेंगे, और हम उसे समय-समय पे विश्लेषित करते रहेंगे। आज इतना ही, फिर आऊँगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।